तो इसके लिए तो आपको पहले बधाई। धन्यवाद कांग्रेस से आपको, आप सभी आपको को बंधुओं को धन्यवाद। मूलभूत सुविधाओं की कमी अशोकनगर में आप कितनी देखते हैं, और जो आपके निकटतम प्रत्याशी हैं प्रतिद्वंदी भाजपा, उनसे आप कितना चैलेंज मानते हैं? मूलभूत समस्याओं की जो आपने बात कही है, जितनी आप लोग देखते हैं उतनी ही मैं देखता हूँ। यहाँ तो समस्या ही समस्याएं है ना। अब समस्याएं गिना दूँ मैं आपको, तो अशोकनगर की जो विकराल पेयजल संकट है, ये बहुत बड़ी समस्या शहर के लिए बनी हुई है। आप ये समझिए कि रिंग रोड कितने दिनों से प्रस्तावित है, उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। अशोकनगर बेतरतीब बच रहा है, इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। यहाँ भूमाफिया ने पूरी उसको कहते हैं पलका टोरी में जो उद्योग व्यवस्थित होना था उसको भी तहस नहस कर दिया है। तो आप इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में आप समझिए कि एक पलक पर 3-3 मरीजों को लिटाने की जैसी स्थिति बन जाती है। नीचे मरीज गलियों में पड़े रहते हैं। तो मेडिकल कॉलेज की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ पर आप समझिए केंद्रीय विश्वविद्यालय कब से आज 5 साल होने जा रहे हैं, खुलने वाला है, आज तक नहीं खुला है। तो आप समझिए कि समस्या इतनी है कि आपको ये आगे इनसे निपटना है और उन्हें हम पूरा करेंगे। पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी, जो आपने बताई सारी घोषणाएं कर दी। मुख्यमंत्री का आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति में एक क्वेश्चन सुना होगा कि घोषणा वजीर मुख्यमंत्री कौन है, उसका जवाब दिया था कि माननीय शिवराज। तो अब उस बारे में तो आप ज़्यादा जानते कि कितने 20 साल में युवाओं को भाजपा सरकार ने क्या क्या उपलब्धियाँ दी है? कोई उपलब्धि नहीं दी है। अब बेरोजगार आपके उस क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है, ये बात सही है, पर हम लघु उद्योगों को विकसित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हजारों एकड़ पलका टोली की ज़मीन जो पड़ी हुई है, जिसे विकसित भी किया गया आधा अधूरा, अगर हम चाहें तो कई हजार युवा वहाँ हम छोटे मोटे उन्हें लघु उद्योग दे सकते हैं, बैंकों से उनको ऋण दिला सकते हैं। हम अच्छी कैंपेनिंग करेंगे और उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, जो भी संभव होगा। कोई फैक्ट्री है जो यहाँ ला सकते हैं हमारे क्षेत्र के अनुसार, उन्हें हम सर आपका गांव-गांव संपर्क चल रहा है, तो जनता का आपके लिए क्या रिस्पॉन्स है सर? जनता का आशीर्वाद मुझ पर है, तभी तो मुझे टिकट मिला है। मेरे नेताओं ने तभी भरोसा किया है मेरे ऊपर जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और ये टिकट उसी का परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में अशोकनगर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ता। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वास्तव में मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मेडिकल कॉलेज है, कृषि विश्वविद्यालय है, और अच्छे हम शिक्षा के केंद्र यहाँ खोलें, और जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहीं पर शिक्षा ग्रहण करें। जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर काफ़ी विवादों में रहा है, परंतु उस ट्रामा सेंटर का जिस कार्य में उपयोग होना चाहिए उसकी जगह प्रसूति गृह चल रहा है। यही तो अव्यवस्था है, इन्हीं को माननीय कमलनाथ जी की सरकार सुधारेगी। सुधारेगी। अच्छा हरि बाबू जी, एक बात और बताएं कि पिछले 8 से 10 वर्षों से आप लगातार जनसंपर्क करते आ रहे हैं। पहले भाजपा का किया, इसके बाद फिर कांग्रेस का किया, तो अपने आप को आप कितना प्लस मानते हैं जनसंपर्क में? मैं तो लगातार जनसंपर्क में ही रहा हूँ। मैंने कभी कोई छुट्टी तक नहीं की है। हर महीने के अगर 30 या 31 दिन या कभी के 28 दिन भी 29 दिन भी महीनों में होते हैं फरवरी में, मैं हमेशा ही खेत में रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ। लोगों का आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है। मैंने अभी फिर कहा कि ये टिकट जो मुझे पार्टी ने दिया है, जनता के आशीर्वाद के कारण नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया है। मेरे नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय राजा साहब ने, माननीय जयवर्धन सिंह जी ने, मेरे जिला के पूरे नेतृत्व में, जिला के कार्यकर्ताओं ने, जो जिला में संगठन है, और आप सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये उसी का परिणाम। ये पैसों का क्या मामला था जो आपने कल स्टेटमेंट दिया, ये पैसों का मामला क्या है? मैंने तो नहीं दिया, मुझसे पूछा गया कि मैंने शिकायत की थी। मुझे तो ये जानकारी भी नहीं थी कि उनके आपने शिकायत की थी? नहीं, मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने शिकायत की थी। मैंने कोई शिकायत नहीं की। पैसों के मामले का मुझे पता भी नहीं था। सरकारी नौकरी निकाली थी और बहुत सारी भर्ती की है उसमें भी घोटाले और इसके बाद नहीं, घोटाले तो जैसे कि पटवारी ये तो फालतू की अफवाह है, गलत है। बताइए कोई आरोप सिद्ध हुआ है क्या? कोई आरोप? अब ऐसे तो आरोप लगाने वाले विरोधी तो लगाते हैं, उनका काम ही आरोप लगाना है, पर आरोप सिद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं होता किसी के मुंह से अगर कह दिया
कि वो व्यक्ति गलत है। अगर गलत है तो आप प्रूफ दीजिए ना कि उसने गलती क्या की है। पर ये अनर्गल आरोप थे कांग्रेस के कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फेयर काम हुआ, सही नियुक्तियाँ हुई हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दूसरी बात, युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी योजना सीखो और कमाओ योजना, तो उसमें कम से कम जो हमारे युवा नौजवान बेरोजगार घूम रहे थे तो उनके लिए सरकार ने काम सीखने के लिए ऐसे 800 तरह के काम थे कि जो भी हमारा बच्चा या बच्ची सीखना चाहता है तो उसकी सरकार काम सिखाएगी, उसके बदले में 8,000 से लेकर 10,000 रुपये महीना भी देगी। आपने इस जिले के लिए, आप जिले के विधायक हैं, मंत्री हैं, इस जिले के लिए कौन सा औद्योगिक वो लेके आए हैं कहाँ काम करेंगे वो सीखो कमाओ में? देखो, जिले के लिए मैं इतनी बड़ी सौगात लेकर आया हूँ कि वास्तव में कभी जिलेवासियों ने कल्पना भी नहीं की होगी। जबकि पेयजल का सबसे बड़ा संकट, कहते हैं कि जल ही जीवन है, वो जल है तो कल है सबसे पहले। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, एक सबसे बड़ी योजना, मैं जिस विभाग का मंत्री बना और उसके बनने के तुरंत बाद सबसे बड़ी पेयजल योजना लेकर आया हूँ। पर अभी जैसा बीना रिफाइनरी में लगभग 40,000 करोड़ के काम चलने जा रहे हैं, तो हमने ये बात रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी के समक्ष, कि कोई उद्योग हमारे अशोकनगर जिले में भी इस तरफ जो हमारी बेतवा नदी है, बेतवा नदी के उस तरफ बीना रिफाइनरी है, हम चाहते हैं कि इस तरफ भी कोई उद्योग खोला जाए। तो निश्चित मुझे पूरा विश्वास है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पर और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी पर, कि निश्चित ही हम अशोकनगर जिले के लिए कोई ना कोई उद्योग जरूर लाएंगे और जरूर खोलेंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? एग्रीकल्चर कॉलेज बोला था, अब तक कोई शुरुआत भी नहीं हुई, जगह भी नहीं हुई, कहाँ बनना है, क्या हो? नहीं, ये बात सही है। मैं जब से विधायक बना हूँ तब से, हालांकि मैं प्रयासरत हूँ और मैं चाहता भी हूँ, और मेरी वास्तव में दिली इच्छा है कि अशोकनगर जिले में एक एग्रीकल्चर कॉलेज खुलना चाहिए और एक मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है और निश्चित ही अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकता है, हम जिले के लिए निश्चित ही या तो हम एग्रीकल्चर कॉलेज लाएंगे और या मेडिकल कॉलेज निश्चित लाएंगे। बीजेपी ने पहले भी बोला था चुनाव से पहले, पिछले चुनाव में, कि बनाएंगे, अब तक नहीं बन पाया, या इस बार बन सकता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसके पहले जो सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही, मुख्यमंत्री रहे, आप उस समय के उठा के देख लीजिए कि कितने मेडिकल कॉलेज थे और आज प्रदेश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज। हमारे यहाँ पर वादा किया गया था, लोगों को उम्मीद थी बहुत ज़्यादा कि एग्रीकल्चर मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया वो बात। नहीं, आप चिंता ना करें, निश्चित ही वैसे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सरकार ने इतने काम किए हैं कि जनता विकास को देखकर काम वोट देती है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और बनते ही मैंने आपसे कहा कि अगर ईश्वर ने चाहा, जनता का आशीर्वाद मिला, तो पहली प्राथमिकता हमारी मेडिकल कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज की रहेगी और निश्चित ही हम खोलेंगे। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर टोटियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। देखो, दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, आपका कहना ठीक है, मैं मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं। क्या है कि अभी हमारी जो एकल योजना बनी हुई है गांव में, एकल योजना हमारे बोर पर निर्भर रहती है कि हमारे ज़मीन के अंदर कितना पानी है। आजकल हम देख रहे हैं बरसात कम हो रही है, जो हमने बोर लगाए थे, जो ट्यूबवेल किए थे ना, उनमें वाटर लेवल कम है, पानी नीचे चला गया, कहीं पानी कम निकलता है। भी गारंटी नहीं है कि जहाँ बोर करते हैं वो पानी निकले, जितना वो पानी निकले। अगर जहाँ ज़्यादा पानी निकलता है तो निश्चित वहाँ बहुत अच्छी योजना चल रही है। अगर जहाँ ज़मीन के अंदर पानी नहीं है तो वहाँ थोड़ी सी समस्या जरूर ये रहती है, पर यह समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे ही राजघाट बांध से पानी आएगा तो सारे गांव जोड़ दिए जाएंगे। कब तक दोबारा कब तक पूरी हो जाएगी? ये लगभग कम से कम 1 बरस और लगेगा इसमें, क्योंकि बड़ी योजना है। ये लगभग 1573 गांव की योजना है, हमारे 2 जिले जुड़े हुए इसमें, तो बहुत बड़ी योजना है। पर इसमें लगभग 1 बरस और लगेगा, 1 साल के बाद। बड़ी पाइपलाइन चंदेरी में पूरी नहीं बिक पाई, तो कब तक आ पाएगी अशोकनगर? देखिए, एक बात बताऊँ, राजघाट से पानी, देखो मैं आपको बताऊं कि योजना कितनी बड़ी है। आप जानते हैं 1573 गांव में और योजना जाना, ठेकेदार एक है, क्योंकि टेंडर एक है उसका, तो एक ही व्यक्ति अगर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेज़ गति से काम कर रहा है। और निश्चित ही मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर पीने के लिए पानी ज़रूर आ जाएगा राजघाट बांध से, और हम प्रयास भी कर रहे हैं। मैंने भी प्रयास किया, कई बार हमने समीक्षा मीटिंग की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा मीटिंग की। हमारा यही प्रयास है कि जब हम पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो क्यों ना जल्दी उसका लाभ जनता को मिले।
अच्छा ब्रजेंद्र सिंह जी, एक बात और बताएं आप, एक तरफ आपका भतीजा खड़ा हुआ है और एक तरफ आप हैं चाचा, तो इसमें रिश्तों को अहमियत दी जाएगी या पार्टी को या चुनाव? देखो, रिश्ते अपनी जगह होते हैं और राजनीति अपनी जगह होती है। महाभारत का युद्ध हुआ था, भाभी भाई भाई में ही हुआ था, परिवार में हुआ था, और एक चुनाव भी एक युद्ध की तरह होता है। जिस पार्टी ने जिसको चुना है, जिसको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ठीक है, हम परिवार के हैं और परिवार रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, टूटता नहीं है। परिवार कहीं अलग थोड़ी हो सकता, ठीक है, परिवार के लोग हैं हम, लेकिन अगर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो इसके पहले मेरा भाभी के साथ चुनाव हुआ था, वो भी मेरी सगी भाभी थी। इसमें पांडव इसके कौन बाद है और कौरव कौन है? इसके बाद मेरे भतीजे से डॉक्टर के.पी. यादव मेरा भतीजा लगता है, उससे भी मेरा चुनाव हुआ था। इसके बाद कन्हैयाराम लोधिया, वो मेरा परम मित्र था, उससे भी मेरा चुनाव हुआ। अब फिर भतीजे से चुनाव होने जा रहा है, तो अब ये तो नहीं, आपने महाभारत का उल्लेख किया, तो इसमें पांडव मैंने कौन है? उदाहरण दिया। मैं अभी कौरव पांडव नहीं कह रहा, मैंने उदाहरण दिया कि भाभी भाई भाई में युद्ध हुआ था, तो तो उसमें ये पांडव चुनाव और भी कौरवों में युद्ध हुआ की था। तरह होता है, और वही एक तरह हो रहा है महाभारत जैसा युद्ध कि भाई भतीजे को लड़ाया जा रहा है। और नहीं, तो पांडव कौन है और कौरव कौन है, इसका उत्तर दीजिए। देखो, ऐसा है, ये तो जनता बताएगी कि कौन कौरव है और कौन पांडव है, ये जनता फैसला करेगी। जैसे युद्ध में सेना ने फैसला किया था, ऐसे यहाँ जनता फैसला करेगी कि कौन कौरव है कौन मतलब पांडव जनता को एक सेना की तरह मानते हैं आप? जी, जनता को सेना की तरह जनता मानते ही सेना। देखो, जनता ही भाग्य लिखती है और जनता ही भाग्य मिटाती है, जनता ही चुनती है। मैं 3 बार चुन के आया, मैं चुन के नहीं आया, मुझे जनता ने चुन के भेजा है, इसलिए जनता ही सर्वोपरि है। फैसला जनता के ऊपर है कि जनता को विश्वास है कि कौन आदमी खरा उतरेगा, कौन व्यक्ति में विकास करेगा, कौन व्यक्ति है हमारे सुख दुख में काम आएगा, यही जनता देखती है और उसी को जनता चुनती है। अच्छा, समय समय पे मुंगावली विधानसभा में रेत माफियाओं का जोर और इनका आरोप लगता रहा, इस विषय में आप क्या बोलेंगे? कौन है रेत माफिया? मुझे तो बताए, किसने रेत माफिया, किसने रेत निकाली, किसने माफिया है, किसके ऊपर FIR हुई है, किसके ऊपर मतलब ये सिद्ध हुआ है कि रेत माफिया? मैं तो नहीं कहता रेत माफिया। अगर रेत माफिया होती तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होती है, ऐसा नहीं है। कौन सा माफिया है? माफियों के ऊपर तो हुई है ना FIR है, जुर्माने भी लगे हैं। जिनने माफिया काम किया है, जिनने चाहे रेत का किया हो, चाहे मुरम का किया हो, चाहे पत्थर का किया हो, उनके ऊपर तो आपने देख लो जुर्माने लगे हैं, उन पर FIR हुई है। मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी विधानसभा में। ये तो क्या है कि मैंने कहा ना, कांग्रेस वालों के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है तो कहेंगे कहाँ से। अब वो तो केवल ये ढूंढ रहे हैं कि हम आरोप क्या लगाएं, आरोप के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, झूठ के नाम पर, आरोपों पर, आप उसमें बढ़ाने के नाम पर। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हम मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से चुनाव लड़ती है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। हम इन चीज़ों पर भरोसा और विश्वास नहीं करते, और अगर किसी ने किया है तो उसका परिणाम जनता उसको देगी। जब यादवेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब आपने एक शब्द बोला था, उड़नयार बहू मगरे दोष लगाए। नहीं, आज मैंने तो आपका वर्जन है हमारे है, तो देखो ये बात, ठीक है, और हाँ, वही बहू आपके मगरे पे आज जा मैं कह रहा हूँ ये बात कि मैं कह रहा हूँ जिस पार्टी ने उस परिवार को इतना दिया, और मैं नहीं समझता कि ये गलत आरोप लगा के गए थे, तो उनको तो जाना था कांग्रेस में, लेकिन ये आरोप लगा के गए थे कि वही पार्टी हमारी नहीं सुनती थी, मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुनते थे, या सिंधिया जी की वो चल रही है, ये सब मंत्री जी, अगर उनकी सुनवाई होती तो फिर वो पार्टी नहीं छोड़ते ना। अगर उनकी सुनवाई होती तो वो पार्टी क्यों छोड़ते? जिसकी सुनवाई होती है वो नहीं इतने छोड़ता। कांग्रेस की छोड़ के जा रहा हो, भाजपा का सबकी मतलब सुन नहीं रहेगा। विधानसभा से आपको उम्मीदवार घोषित करने में समय लगा। कौन कह रहा समय लगा? जो हर बार होता है, नहीं, हर बार होता है, वही तो हुआ है। इसके पहले कब ऐसा हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले लिस्ट निकाली कुछ लोगों की, लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि चुनाव के जब फार्म भरने होते हैं उसके 2-4 दिन पहले ही लिस्ट आती थी हर पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। क्योंकि आप इस क्षेत्र के मंत्री रहे हैं मुंगावली विधानसभा, और एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था जनता से आपको स्मार्ट सिटी मुंगावली को बनाने के, वो अभी भी आधी अधूरी पड़ी हुई है। नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये कहना गलत है।
आधी अधूरी नहीं, जितनी राशि शासन ने हमको दी थी स्मार्ट सिटी के लिए, मिनी स्मार्ट सिटी के लिए, और लगभग थोड़ी सी राशि उसमें से शेष बची हुई है, बाकी निर्माण कार्य हुए हैं। और आप जाकर स्वयं देख सकते हैं कि मंगावली के पूरे क्षेत्र में सड़कें देखिए, आप वहाँ का पार्क देखिए, लोग पार्क नहीं था, प्रतिदिन वहाँ हज़ारों लोग पार्क में जाते हैं घूमने के लिए। तो ऐसा नहीं है, काम बहुत सारे हुए हैं। मंगावली के आधे से ज़्यादा जनता आज भी चिल्ला रही है कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें तो है नहीं। मैं तो नहीं समझता, जनता तो नहीं कह रही, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, और जनता ने तो मेरे से आज तक नहीं कहा। और अगर जिस सड़क में गड्ढे थे, आप जाके देखिए सड़क कितनी बढ़िया मखमल जैसी बन के तैयार हो रही है, उसका काम चालू है। 2 दशक भाजपा के शासन को हो गए, युवाओं के लिए उन्होंने क्या करा है? अब देखिए, युवाओं के लिए पार्टी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सब को कुर्सी की पड़ी हुई है। एक बार और दोहराएंगे वो शब्द, उड़न यार भाऊ। देखो, बात एक बार कह दी, बातें 10 बार कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई।